नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान भाग 2 में पाठ 7 परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ये है पाठ 7 परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र का बारीकी से निरीक्षण कीजिए। नीचे दी गई तालिका पूर्ण करें। यहाँ पे दिया गया कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। ये तालिका हमको पूर्ण करना है। तो कार्बन चक्र के जैविक प्रक्रिया में क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, विघटकों द्वारा अपघटन। और अजैविक प्रक्रिया में आएगा ज्वलन, पानी में अवशोषण। ऑक्सीजन चक्र में जैविक प्रक्रिया में क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन, विघटकों द्वारा अपघटन। और अजैविक प्रक्रिया में आएगा ज्वलन, ओजोन निर्मिति, ऑक्साइड्स की निर्मिति। नाइट्रोजन चक्र के जैविक प्रक्रिया में क्या आएगा? विघटकों द्वारा अपघटन, जैविक स्थिरीकरण जीवाणु, अमोनीकरण जीवाणु। और अजैविक प्रक्रिया में क्या आएगा? औद्योगिक स्थिरीकरण, कारखाने, भौतिक स्थिरीकरण, बिजली तड़कना, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित गलत कथनों को सही करें तथा उनका पुनर्लेखन करें। अपने कथनों का समर्थन कीजिए। मतलब यहाँ पे जितना भी कथन दिया गया है सब गलत दिया गया, आपको सही करके लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया? आहार श्रृंखला में मांसाहारी प्राणियों का पोषण स्तर द्वितीय पोषण स्तर होता है। इसके उत्तर में आएगा उचित कथन। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राणियों का पोषण स्तर द्वितीय पोषण स्तर होता है। प्रथम पोषण स्तर स्वयं पोषी उत्पादक वनस्पतियों का होता है। शाकाहारी प्राणी उनसे पोषक द्रव्य ग्रहण करते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी प्राणी कहते हैं, इसलिए मांसाहारी प्राणियों का तृतीय पोषण स्तर होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? पोषण पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशीय माना जाता है। तो ये कथन तो गलत है। उचित कथन क्या है? पोषक पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशी नहीं होता। परितंत्र में ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है। परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। सूर्य की ऊर्जा से सीधे सर्वोच्च भक्षकों तक ऊर्जा संक्रमित होते समय विपरीत दिशा में कभी नहीं आती। पोषक द्रव्य केवल उत्पादक की ओर से भक्षक की ओर जाते हैं। विघटकों की सहायता से पुनः पोषक द्रव्य भक्षक से उत्पादकों को मिल सकते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? परितंत्र की वनस्पतियों को प्राथमिक भक्षक कहा जाता है। ये भी गलत है। तो उचित कथन क्या है? परितंत्र की वनस्पति प्राथमिक भक्षक नहीं होते। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करने वाली ये वनस्पतियां स्वयं पोषी उत्पादक होती हैं। शाकाहारी प्राणी केवल प्राथमिक भक्षक होते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसके उत्तर में आएगा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सभी परितंत्रों के लिए उत्पादक हरी वनस्पतियां सौर ऊर्जा का कुछ परिमाण भोजन के स्वरूप में संग्रहित करके रखती हैं। यह ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक संक्रमित की जाती है विघटकों के द्वारा। इसमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के स्वरूप में बाहर निकाल दी जाती है। इनमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर विपरीत दिशा में कभी वापस नहीं जाती। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों में संतुलन होना आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा प्रकृति में विविध जीव भू रसायन चक्र संतुलित स्वरूप में चालू रहते हैं। इससे कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक घटक पुनः प्रकृति में वापस आते हैं। मिट्टी के जीवाणु तथा अन्य विघटक इस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीव भू रसायन चक्र के असंतुलित हो जाने पर परितंत्र ही असंतुलित हो जाएगा तथा कालांतर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए विविध जीव भू रसायन चक्रों में संतुलन होना आवश्यक होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? पोषण पदार्थों का परितंत्रीय प्रवाह चक्रीय होता है। इसके उत्तर में आएगा उत्पादक विविध पोषण पदार्थ मिट्टी में से प्राप्त करके भोजन निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण करते हैं। भक्षक ये भोजन खाते हैं। भक्षकों के विविध पोषण स्तरों से भोज्य रूपी ऊर्जा संक्रमित की जाती है। जिस समय उत्पादक या भक्षक की मृत्यु हो जाती है उस समय उनके शरीर के कार्बनिक पदार्थ पुनः विघटक सजीवों द्वारा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। इसके साथ ही प्राणियों के मलमूत्र इत्यादि का विघटन करके
उसमें से पोषक द्रव्य का निर्माण करने का काम विघटक करते हैं। इस प्रकार पोषक पदार्थों का पारितंत्रीय प्रवाह चक्रीय स्वरूप में होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, अपने शब्दों में आकृति सहित स्पष्टीकरण लिखिए। उसमें से पहला है कार्बन चक्र। तो इसके उत्तर में आएगा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप में कार्बन हरी वनस्पतियों तक पहुंचता है। वनस्पतियों की ओर से भोजन के स्वरूप में कार्बन प्राणियों तक पहुंचता है। वनस्पतियों तथा प्राणियों की ओर से कार्बन वापस वातावरण तक पहुंचता है। कार्बन के ऐसे चक्रीय भ्रमण को कार्बन चक्र कहते हैं। पहला, वातावरण तथा जलाशय में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का मुख्य स्रोत होता है। हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोज निर्मित करती हैं। यहाँ पे देखिए, ये 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O पानी प्रकाश और हरित लवक की सहायता से क्या बनाएगा, C6H12O6 शर्करा प्लस 6H2O पानी प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ये बनाएगा। ये कार्बोज भोजन के रूप में खाद्य श्रृंखला में वनस्पतियों की ओर से शाकाहारी प्राणियों तक तथा शाकाहारी प्राणियों की ओर से मांसाहारी प्राणियों तक हस्तांतरित किए जाते हैं। दूसरा, श्वसन की इस प्रक्रिया में वनस्पति तथा प्राणी कार्बोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ी जाती है। ये कैसे बनेगा, देखो, C6H12O6 शर्करा प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O पानी और ऊर्जा बनेगा। किण्वन तथा अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा, कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है। इस प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है तथा वह वातावरण में मिल जाती है। चौथा, ईंधन के ज्वलन में भी कार्बनिक पदार्थों की तीव्रता से ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। पांचवा, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप में कार्बन वनस्पतियों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला तक पहुंचते हैं। श्वसन, ज्वलन, किण्वन, विघटन जैसी विविध प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप में वातावरण में कार्बन वापस किया जाता है तथा कार्बन का चक्रीय भ्रमण पूर्ण होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, नाइट्रोजन चक्र, इसके बारे में स्पष्ट करना है। इसके उत्तर में आएगा वायुमंडल की नाइट्रोजन का वायुमंडल से जमीन की ओर, जमीन से वनस्पतियों की ओर, वनस्पतियों से प्राणियों की ओर और इन सजीवों की ओर से पुनः भूमि की ओर और भूमि की ओर से पुनः वायुमंडल तक ऐसा चक्रीय प्रवाह सतत चलता रहता है। नाइट्रोजन के इस चक्रीय प्रवाह को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। पहला, नाइट्रोजन के स्रोत। हवा में आणविक स्वरूप की नाइट्रोजन को वनस्पतियां ग्रहण नहीं कर सकती। वनस्पतियां भूमि के विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के लवण का उपयोग करती हैं, अर्थात वनस्पतियों के लिए भूमि के लवण स्वरूप के नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन के प्रमुख तथा एकमेव स्रोत होते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। हवा में आणविक नाइट्रोजन का उनके लवणों के स्वरूप में रूपांतरण होने की क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला है भौतिक प्रक्रिया, दूसरा है जैविक प्रक्रिया। तो भौतिक प्रक्रिया में क्या आएगा, बरसात में चमकने वाली बिजली के कारण हवा की नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 में होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वर्षा के बरसाने वाले जल में घुल जाती है। इससे नाइट्रेस और नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये अम्ल मिट्टी द्वारा सोख लिए जाते हैं। उनकी मिट्टी के अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया होकर नाइट्रोजन के यौगिक तैयार होते हैं। इस स्थिरीकरण को नाइट्रोजन का भौतिक स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरा है जैविक प्रक्रिया। उसमें पहला आएगा सिम्बा वर्गीय या फलियों वाली वनस्पतियों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम प्रजाति के सजीवी जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा, मिट्टी में स्वतंत्र जीवन जीने वाले एजोटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण करते हैं। तीसरा, पानी में बढ़ने वाली नॉस्टॉक तथा एनाबिना नील हरित शैवाल नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। तीसरे में आएगा सजीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों का होने वाला उपयोग। उसमें से पहला है वनस्पतियां नाइट्राइट्स तथा नाइट्रेट्स के स्वरूप में मिट्टी में नाइट्रोजन अवशोषित करती हैं। उनसे वनस्पतियां प्रोटीन तथा उनके जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक तैयार करती हैं। दूसरा, शाकाहारी प्राणी अपने प्रोटीनों या प्रोटीन्स की आवश्यकता वनस्पतियां खाकर पूरी करते हैं। शाकाहारी प्राणियों के शरीर में प्रोटीन्स का प्रथम पाचन होता है। उनमें से अमीनो अम्ल तैयार होते हैं। स्वतः के लिए आवश्यक प्रोटीन अमीनो अम्ल के पुनः संयोग से तैयार करते हैं। उसमें से पहला है अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। अमोनीकरण में आएगा, इसमें सजीवों के अवशेष तथा उत्सर्जित विघटन से अमोनिया मुक्त होती है।
अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में होता है। विनाइट्रीकरण में आएगा नाइट्रोजन के यौगिकों का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, ऑक्सीजन चक्र। अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं। इसके उत्तर में आएगा हवा या वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस का वातावरण से सजीवों की ओर तथा सजीवों की ओर से वातावरण की ओर चक्रीय प्रवाह सतत चालू रहता है। ऑक्सीजन के इस चक्रीय प्रवाह को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। पहला, हवा या वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। हवा की ऑक्सीजन अल्प परिमाण में पानी में घुलती है। दूसरा, जमीन की वनस्पतियां तथा प्राणी हवा की ऑक्सीजन और जलचर वनस्पति तथा प्राणी पानी में घुलित ऑक्सीजन का शोषण करने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन के ज्वलन के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ज्वलन प्रक्रिया में भी ऊर्जा के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चौथा, श्वसन तथा ज्वलन, इन दोनों प्रक्रियाओं में वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। पांचवा, हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मिल जाती है तथा ऑक्सीजन का चक्रीय प्रवाह पूर्ण होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का पुनः पुनः उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों का संतुलन बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियां, बगीचा जैसे सभी उत्पादन स्तरों का संवर्धन करना, जंगलों का विनाश रोकना, वृक्षों तथा वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई होने पर पारितंत्र की उत्पादकता कम हो जाएगी, इसलिए वनस्पतियों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, प्राणियों का शिकार करना, उन्हें प्रताड़ित करना तथा उनके शरीर के अंगों का गैर कानूनी ढंग से व्यापार करना पूर्ण रूप से बंद करना। पारितंत्र का प्राकृतिक संतुलन रखने के लिए खाद्य श्रृंखला बनाए रखना आवश्यक है। तीसरा, किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च भक्षक मारना अयोग्य है। इस प्रकार के शिकार से प्राणी जाति लुप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से शाकाहारी प्राणियों का प्राकृतिक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रहेगा। सर्वोच्च भक्षकों का संहार करने पर प्राकृतिक खाद्य श्रृंखलाओं की अंतः क्रियाएं उचित ढंग से संपन्न नहीं होंगी। चौथा, प्रदूषण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, प्राकृतिक साधन संपत्तियों का अत्यधिक उपयोग जैसे मानव निर्मित क्रियाकलापों को तत्काल रोका जाना चाहिए। उपर्युक्त सभी उपाय किए जाने पर ही जीव भू रसायन चक्रों का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच अंतर संबंध सविस्तार स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, प्रत्येक पारितंत्र में उत्पादक, भक्षक तथा मृतोपजीवी में सतत अंतःक्रिया शुरू रहती है। यह अंतःक्रियाएं एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक ऐसे 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां होती हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ते जाने पर उनका खाद्य जाल बनता है। उदाहरण, कीड़े प्राथमिक भक्षक घास उत्पादक कुतरते हैं। मेढक द्वितीयक भक्षक कीड़े खाता है। सांप तृतीयक भक्षक मेंढक को खाता है। यह सरल खाद्य श्रृंखला है। गौरैया भी कीड़े खाती है। गौरैया को उल्लू मारता है। उल्लू सांप भी मार कर खाता है। सर्वोच्च भक्षक बाज या चील गौरैया, मेढक, सांप किसी को भी खाद्य के लिए मारता है। इस प्रकार से छोटी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, उनके प्रकार बताकर जैव भू रासायनिक चक्रों का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, जीव भू रसायन चक्र में पहला आएगा जीव अर्थात सजीव और भू अर्थात जमीन। जीव भू रसायन चक्र का अर्थ पोषक पदार्थों का सजीवों की ओर से मिट्टी, पानी, हवा जैसे स्थान पर होने वाला तथा वहां से पुनः सजीवों की ओर आने वाला चक्रीय प्रवाह। दूसरा, जीव भू रसायन चक्रों के प्रकार। जीव भू रसायन चक्रों के 2 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। पहला है वायु चक्र, दूसरा है अवसादन या भू चक्र। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प ये महत्वपूर्ण वायु चक्र हैं। लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस ये महत्वपूर्ण अवसादन चक्र हैं। तीसरा, प्रत्येक पारितंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादक खाद्य तैयार करते हैं। उस समय वे जमीन, मिट्टी, हवा, पानी जैसे माध्यमों से पोषक द्रव्य अवशोषित कर लिए जाते हैं। वायु चक्र में अजैविक वायु रूप पोषक द्रव्य हवा में होते हैं तो अवसादन चक्र में वे भूमि में होते हैं। चौथा, जीव भू रसायन चक्र का महत्व। वनस्पतियों को पानी,
कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन जैसे पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। प्राणियों को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उत्पादक तथा भक्षकों के मृत अवशेष के मूल तत्वों को विघटक पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। पोषक पदार्थों का यह चक्रीय प्रवाह जीव भू रसायन चक्र के कारण संभव होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के जैसे मूल तत्वों का चक्रीय प्रवाह पृथ्वी की सतह पर सतत चालू रहता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है, वनस्पतियों से सर्वोच्च भक्षक की ओर ऊर्जा प्रवाहित होते समय ऊर्जा के अनुपात में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? इसके उत्तर में आएगा, वनस्पतियों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण करके वनस्पतियां इस ऊर्जा का कार्बोज तथा प्रोटीन के स्वरूप में संग्रहित करती हैं। इनमें कुछ ऊर्जा प्राथमिक भक्षक अर्थात शाकाहारी प्राणियों की ओर संक्रमित होती है। उस समय उस ऊर्जा का परिमाण कम होता है। प्राथमिक भक्षक की ओर से द्वितीय तथा तत्पश्चात तृतीय भक्षक की ओर ऊर्जा का संक्रमण होते समय ऊर्जा के परिमाण में क्रमशः कमी होती जाती है। यह ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में जाते समय ऊष्मा के स्वरूप में बाहर निकाल दी जाती है। सर्वोच्च भक्षक तक सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह और पोषक द्रव्यों के प्रवाह में क्या अंतर होता है, क्यों? इसके उत्तर में आएगा, इसका अंतर बताना है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और परितंत्र में पोषक द्रव्यों का प्रवाह। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह में पहला आएगा, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। और पोषक द्रव्यों का प्रवाह में पहला आएगा, परितंत्र में पोषक द्रव्यों का प्रवाह चक्रीय होता है। ऊर्जा प्रवाह में दूसरा आएगा, सौर ऊर्जा उत्पादक से विविध भक्षक स्तर में से क्रमशः आगे संक्रमित होती है। पोषक द्रव्यों के प्रवाह में दूसरा आएगा, पोषक द्रव्य उत्पादक की ओर से प्राथमिक भक्षक की ओर तथा वहां से अगले भक्षक स्तरों में संक्रमित होते हैं। अपघटक सूक्ष्मजीव पोषक पदार्थों को चक्रीय स्वरूप में पुनः उपलब्ध कर देते हैं। ऊर्जा प्रवाह में तीसरा आएगा, ऊर्जा के कुछ भाग का उपयोग नहीं होता, उसे वातावरण में वापस कर दिया जाता है। पोषक द्रव्यों में तीसरा, परितंत्र में पोषक द्रव्यों का विनाश नहीं होता। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 7 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।